आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। और बात सबसे पहले गणतंत्र दिवस परेड की, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं परेड के लिए सेना के तीनों अंग तैयार हैं। थल सेना, वायुसेना, नौसेना ने परेड के लिए खास तैयारियां की हैं, जिसकी झलक देशवासियों को 2 दिन बाद कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले ही इंडिया गेट पर थल सेना की ओर से परेड में शामिल किए जाने वाले हथियारों को प्रदर्शित किया गया। और इसके अलावा इस बार की परेड के लिए किन खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले थल सेना की तैयारियों पर यह रिपोर्ट देखिए। देश की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण है यह हथियार। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की पहचान है ये हथियार। आकाश में एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक, तोप से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों तक, सब कुछ देश में ही बना है और देश की रक्षा के लिए ही समर्पित हैं ये हथियार, जिनका प्रदर्शन 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस की परेड में होने वाला है। इन हथियारों के जरिए दुनिया हिंदुस्तान की सेना का दम देखेगी। थल सेना की ओर से परेड के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब बारी कर्तव्य पथ पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करने की है। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू है, लेकिन अगर किसी भी परेड की बात की जाए, किसी भी गणतंत्र दिवस की परेड की बात की जाए, तो उसमें हाईलाइट होती है इक्विपमेंट, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना क्या क्या इक्विपमेंट, किन किन हथियारों को डिस्प्ले करेगी, ये हमेशा हाईलाइट रहता है और सबसे ज्यादा दिलचस्प भी। तो इस बार क्या खास रहने वाला है, जितने भी इक्विपमेंट आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी, वो जो डिस्प्ले किए जाने वाले हैं, खासतौर पर थल सेना की अगर बात की जाए, जो भी इक्विपमेंट डिस्प्ले किया जाने वाला है वो सभी मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है, यानी कि आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाए तो उसकी कहीं ना कहीं कहानी इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में लिखी जाएगी। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इस बार दर्शकों को कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होंगे सेना के ये सभी हथियार, जो एक से बढ़कर एक खूबियों से लैस है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी हथियार ने अपनी तरफ खींचा है तो वो है सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसके वार से दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। खासियत के बारे में अगर आप बताना चाहे, बाकी दुनिया में जो मिसाइल्स होती है उसके मुकाबले कितनी रफ्तार इसकी है? देखिए, पहले भारतीय होने के नाते एक आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस प्रकार की मिसाइल का हमारे देश के पास होना हमारे लिए पहले वही गौरव की बात है। उसके बाद ये सबसे पहले विश्व की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से आती है। इसकी काबिलियत कि ये दुश्मन के डेप्थ एरियाज में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ ही इसका मोबाइल होना, अपने आप में पर्याप्त और सेल्फ सस्टेन्ड होना इसकी काबिलियत में और इजाफा करता है। इतना ही नहीं, परेड के दौरान K9 वज्रतोप और अर्जुन टैंक भी कर्तव्य पथ पर नजर आने वाले हैं, जो थल सेना के तरकश के सबसे प्रमुख हथियारों में से एक है। इन स्वदेशी हथियारों की जंग के मैदान में मौजूदगी ही दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। यह है नाग मिसाइल सिस्टम, जो कि दुनिया के सबसे आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स में से एक है और उनके कंटिंजेंट कमांडर यहाँ पर ऑफिसर भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर जो जो हथियार लगाए गए हैं उसमें K9 वज्रा हावित्जर है, BMPs यहाँ पर है। तो एक तरह से बात की जाए सस्टेनेबिलिटी की, तो आर्मी को, किसी भी थल सेना को किसी वॉरफेयर सिचुएशन में जिस किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है वो सभी यहाँ पर स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। मेक इन इंडिया हमारे पास की टेक्नोलॉजी है और उसको भारत में ही बनाया गया है, यानी कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। बीते कुछ सालों में थल सेना ने ऐसे ही कई घातक हथियार हासिल किए हैं, जिनके साथ जवानों की सुरक्षा को लेकर भी जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिनकी बानगी है ये क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल, जो फुल बैटल लोड के साथ 10 से 12 जवानों को जंग के मैदान में जल्द से जल्द पहुंचाने की क्षमता रखता है और इस पर गोली और माइंस का भी कोई असर नहीं होता। सबसे खास बात ये है कि ये पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, चाहे इसके शीशे हों या इसकी विंडोज हो, ये पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। ये 4x4 मोबिलिटी व्हीकल है, जो भी हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 10 से 12 जवान फुल बैटल लोड के साथ लड़ाई क्षेत्र में लेके जा सकते हैं और उनकी सुरक्षा काफी ज्यादा प्रदान करने की जरूरत होती है किसी भी वॉरफेयर सिचुएशन में। तो
अगर दुनिया की बाकी टेक्नोलॉजी से बात की जाए तो क्या ये उसके बराबर इसको हम मान सकते हैं? ये मुझे लगता है सबसे बेहतरीन गाड़ी है जो हमें इन्फेंट्री को मिली है। जी। इसमें सैनिकों की पूरी सुरक्षा है, क्योंकि ये माइन प्रोटेक्शन और आर्मर प्रोटेक्शन दोनों इसमें दिया गया है। थल सेना के अलावा एयरफोर्स के 45 लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान आसमान में गरजते नजर आएंगे, जबकि नौसेना का जासूसी विमान IL-38 भी पहली बार कर्तव्य पथ पर आसमान में उड़ान भरता नजर आएगा। गणतंत्र दिवस के लिए सेना के तीनों अंगों की तैयारी महज एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। भारत सरकार ने ये काफी सालों से इसका मोटिव रहा है कि जो भी इक्विपमेंट हो वो भारत में निर्माण उसका किया जाए, ताकि किसी भी जंग की स्थिति में कभी हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और उसी चीज का रिप्रेजेंटेशन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड पर होगा कि किस तरह से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना अपने इक्विपमेंट में भी और भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसका कहीं ना कहीं काफी गर्व के साथ में उसको रिप्रेजेंट करेंगी, उसको शोकेस करेंगी। और भारत जो आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रहा है उसको न सिर्फ भारत में हमारे देशवासी जाने, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया भी देखे कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर चल रहा है। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं अक्षय डोंगरे। वैसे रक्षा के अलावा 26 जनवरी की परेड के दौरान इस बार आपको कला और संस्कृति की कैसी झलक कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी, ये भी हम आपको दिखाते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बार कर्तव्य पथ पर 23 झांकियां परेड में हिस्सा लेंगी, जिनमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं, जबकि बाकी की 6 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों की होंगी। इनमें से कुछ झांकियां किस थीम पर तैयार की गई हैं, ये रिपोर्ट देखिए। और सबसे आगे बाकायदा कर्तव्य पथ पर आपको बंगाल की ये झांकी भी नजर आएगी। ये टैब्ल्यू इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनेस्को से कल्चरल हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने के बाद दुर्गा पूजा जो वहां की बहुत फेमस है, उसमें ये प्रतिमाएं कर्तव्य पथ पर भी आपको नजर आएंगी। और सबसे आगे बाकायदा एक घाट को दर्शाया जाएगा और उसके बाद दोनों ही साइड पर आपको ये मूर्तियां नजर आएंगी, जिसमें माँ गॉडेस, जिसके अलग अलग रूप आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और टिपिकल जो बंगाली क्राफ्ट होती है उससे इस पूरे प्रतिमाओं को इनको बनाया गया है। और ये झांकी भी इस बार आपको कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान बढ़ाती हुई नजर आएगी। सीताराम अयोध्या लौटे, घर घर में दिवाली है, कुछ इसी थीम सॉन्ग के साथ कर्तव्य पथ पर कदमताल करते नजर आएगी उत्तर प्रदेश की यह झांकी। और उनके तमाम आर्टिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जाहिर नहीं कर सकते कि भगवान श्री राम जब अयोध्या हमारे वापस आए तो हम लोग दीपों से सर पे मट्टी की हांडी रखकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसकी परंपरा ये है मट्टी की हांडी रखने का कि भगवान जब 14 वर्षों के बाद आए तो उनके साथ ना जाने कितनी बलाएं और नजर उन्हें लग गई होगी प्रभु को हमारे, तो इसलिए हम लोगों ने सर पे मट्टी की हांडी रखी चित्रदार, जिससे कि उनकी सारी बलाएं हम उतार सके। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, एक तरीके से दीपोत्सव के भी रिकॉर्ड बने हैं पिछले दिनों, और उस दीपोत्सव के रिकॉर्ड को भी ये पूरी झांकी दर्शा रही है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दीपक आपको नजर आएंगे। पीछे श्री राम जब वापस लौटे थे अयोध्या तो उसके बाद राम दरबार किस तरीके से सजा, जिसमें सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान मौजूद है, वहां पर उस दरबार की भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। और क्या कुछ खास? सबसे पहले तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आकर के, क्योंकि हम अयोध्या के ही कलाकार हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग अयोध्या से? जी, अयोध्या से ही हैं जी। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं खुशी के, क्योंकि अयोध्या अभी तक छिपा हुआ था, अब ऊपर मुख्यमंत्री की वजह से ऊपर मंदिर बनने का कितना इंतजार है? जी बहुत इंतजार किया, अब तो सपना पूरा ही हो गया है। पूरा ही हो गया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बता नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पहुँच के और झांकी में इतना अच्छा यूपी के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर की उस झांकी पर जो आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला है, कितनी चीजों में बदलाव आया है, और बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको कैसी नजर आती है। इस बार कर्तव्य पथ पर जब जम्मू कश्मीर की यह झांकी निकलेगी तो आपको उस बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी नजर आएगी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 75 साल में जितना टूरिस्ट फुटफॉल नहीं हुआ वो पिछले दिनों यहाँ पर देखा गया। शुरुआत ट्रैक्टर के ऊपर आप देखेंगे, आपको एक शेर नजर आएगा, उसके दोनों तरफ डियर नजर आएंगी। जम्मू कश्मीर की तमाम वो खासियतें जो उसको खास बनाती, जो उसको जन्नत बनाती, वो भी आपको नजर आएंगी, जिसमें छोटी छोटी मड हट्स भी हैं। इसके अलावा आपको पीकॉक नजर आएंगे, दोनों ही तरफ इस झांकी के लगाए गए हैं। ट्यूलिप गार्डन, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर आते हैं तो वो ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए आते हैं, वो आपको नजर आएगा। इसके अलावा
आप यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर सकते हैं। बाबा बर्फानी को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर की ये वो झांकी है जो कर्तव्य पथ पर देश की शान बढ़ाएगी। स्वतंत्रता दिवस की तरह गणतंत्र दिवस भी हमारे लिए राष्ट्रीय त्योहार है और इस दौरान करीब 141 करोड़ देशवासियों में जोश और देशभक्ति देखने लायक होती है। 26 जनवरी को जगह जगह देशभक्ति के नारे सुनाई देते हैं। 74वां गणतंत्रता दिवस इस बार कई मायनों में बहुत खास है। गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इस बार कर्तव्य पथ पर सबसे आगे वीवीआईपी यानी कि अति विशिष्ट लोगों की बजाय श्रमजीवी बैठेंगे, जिनमें मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले, सब्जी और दूध बेचने वाले लोग शामिल होंगे। इनमें सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के निर्माण में जुड़े मजदूर भी शामिल होंगे। यानी रिपब्लिक भारत के इतिहास में 2 दिन बाद ऐसा पहली बार होगा जब हाड़ तोड़ मेहनत कर किसी तरह जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों को सबसे आगे यानी कि फ्रंट लाइन में बैठने का मौका मिलेगा। अपनी गरीबी की वजह से जिन्हें अब तक गणतंत्र दिवस परेड देखने तक का मौका नहीं मिला, लेकिन अब उनके लिए ऐसा मुमकिन होने जा रहा है। सरकार की तरफ से विशेष कोशिशें चल रही हैं ताकि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आम लोगों की भागीदारी बढ़े। साल 2022 यानी कि पिछले साल गणतंत्र दिवस परेड में ऑटो रिक्शा चालकों, मजदूरों और सफाई कर्मचारियों को समारोह में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया गया था। इस बार परेड में वायुसेना और थल सेना के 50 विमान हिस्सा लेंगे। इसमें से 9 रफेल और नेवी के IL-38 का फ्लाई पास्ट होगा। IL-38 विमान इस बार पहली और अंतिम बार परेड में दिखेगा, जिसने लगभग 42 सालों तक सेना में अपनी सेवा दी है। इस साल गणतंत्र दिवस पर 25 पाउंडर पुरानी तोपों के बजाय 105 mm इंडियन फील्ड गन से तिरंगे को सलामी दी जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह में जब सुप्रीम कमांडर तिरंगा फहराते हैं तो 21 तोपों की सलामी की परंपरा है, जिसके लिए 25 पाउंडर गन राष्ट्रगान के 52 सेकंड तक 21 राउंड फायर करते हैं। लेकिन इस साल 21 तोपों की गूंज ब्रिटिश गन से नहीं बल्कि स्वदेशी तोपों से सुनाई देगी। सरकार की तरफ से यह फैसला मेक इन इंडिया अभियान को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस साल कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के जितने भी हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा वो भी भारत में ही तैयार किए गए हैं और इनमें अर्जुन टैंक है, नाग मिसाइल भी शामिल है। आर्मी एविएशन कोर के 3 रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी इसमें शामिल होंगे। और इस बार परेड में यंग एक्सचेंज एंड पार्टिसिपेशन कार्यक्रम के तहत अर्जेंटीना की वायुसेना और सेना का एक युवा प्रतिनिधिमंडल 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने जा रहा है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, यूएई और ओमान, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया समेत 15 देशों से पहली बार युवा प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया है। इस साल पहली बार समारोह के लिए सभी विशेष 1000 आमंत्रित लोगों को आमंत्रण ऑनलाइन भेजे गए हैं, जिनमें स्कूल बैंड प्रतियोगिता फाइनलिस्ट की 8 टीमें शामिल हैं। इसके अलावा आदिवासी समुदायों के लोग हैं, दिव्यांगजन, वीरगाथा विजेता, दिल्ली सरकार के स्कूल के बच्चे भी इसमें खास तौर से आमंत्रित किए गए हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों को देखने के बाद अब हम आपको जम्मू कश्मीर के शोपियां ले चलते हैं, जहां पर बर्फबारी के बीच भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। वहां के क्लॉक टावर को लाइट से सजा दिया गया है और तिरंगे की रोशनी वहां पर नजर आएगी। कमोबेश इसी तरह घाटी के बाकी हिस्सों में भी 26 जनवरी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब बात अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की, जिसका निर्माण तय वक्त में पूरा करने के लिए दिन रात काम चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आकार लेते मंदिर के लिए रामलल्ला की मूर्ति को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि नेपाल की गंडकी नदी में मिली भव्य शालिग्राम की शिला से रामलल्ला के बाल स्वरूप प्रतिमा का निर्माण हो सकता है। इस शिला को अयोध्या लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मंदिर ट्रस्ट के सदस्य 28 जनवरी को नेपाल के जनकपुर पहुंचने वाले हैं। हालांकि विशेषज्ञ और शिल्पकारों की टीम के फैसले के बाद ही इस शिला से प्रतिमा निर्माण का फैसला लिया जाएगा।
अयोध्या की पावन धरती पर आकार लेता ये भव्य राम मंदिर, जिसके गर्भगृह के निर्माण का काम दिन रात चल रहा है। इंजीनियर्स की देखरेख में सैकड़ों मजदूर मंदिर की दरो दीवार को आकार देने में जुटे हैं। ये तस्वीरें उस राम मंदिर निर्माण कार्यशाला की हैं, जहां शिल्पकारों की भारी भरकम टीम मंदिर के निर्माण में लगने वाले पत्थरों को तराशने में जुटी है। कोई खंभों और दीवारों में लगने वाले पत्थरों पर नक्काशी कर रहा है, तो कोई पुराने तराशे गए पत्थरों की साफ सफाई करने में जुटा है। कुछ रोज पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि मंदिर निर्माण का करीब 60% काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी बचे काम को भी वक्त पर पूरा करने के लिए कोई कोर-कसर छोड़ी नहीं जा रही। साला है राम जन्मभूमि का, यहाँ पे काम होता है। ये पत्थर रखा हुआ है, ये पिलर के नीचे लगेगा, इसमें गोल सुराख होगा, उसके बाद में एक ऊपर पिलर लगेगा। अच्छा, इस समय फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? कितने कारीगर लगे हुए हैं? कुछ कारीगर नए आए हैं? कम 50 कारीगर यहाँ पे हैं। और बाकी? और 25-26 महिलाएं हैं, और राम सेवकपुरम में भी काम चल रहा है। तो काम में कितनी प्रगति है? काम बहुत तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के लिए जहां देश के अलग अलग राज्यों से इन पत्थरों को लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा के लिए भी पत्थरों की तलाश तेजी से की जा रही है। ये तस्वीरें नेपाल से आई हैं, जहां गंडकी नदी में शालिग्राम की ये शिला मिली है। कहा जा रहा है कि इस शिला से रामलला की मूर्ति का निर्माण हो सकता है, जिसे नेपाल से अयोध्या लाने के लिए मंदिर ट्रस्ट के सदस्य 28 जनवरी को जनकपुर पहुंचने वाले हैं। यूं तो पूरी दुनिया ही राममय है, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर असंख्य लोगों की आस्था का केंद्र होगा। ऐसे में रामलला की प्रतिमा कैसी होगी, इसको लेकर भी विशेषज्ञों ने मंथन शुरू कर दिया है। ये प्रतिमा शालिग्राम शिला की हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास होता है और इसी वजह से लोग घर में भी शालिग्राम पूजते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही गंडकी नदी में मिली इस शिला को अयोध्या लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। हालांकि इस शिला को अयोध्या लाने के बाद विशेषज्ञों और शिल्पकारों की टीम इसे परखेगी और इसके बाद ही शिला से प्रतिमा निर्माण का फैसला लिया जाएगा। जितना इंतजार लोगों को भव्य राम मंदिर का है, उतनी ही उत्सुकता इस बात को लेकर भी है कि राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की प्रतिमा कैसी होगी। मंदिर ट्रस्ट ने पहले ही ये कहा है कि रामलला की प्रतिमा इतनी भव्य होगी कि 35 फीट दूर से भी लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अभी अस्थायी मंदिर में भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान है। अष्टधातु की करीब 6 इंच की ये मूर्ति बैठी अवस्था में है, जिनके बड़े स्वरूप को 2024 की मकर संक्रांति तक मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करने की योजना है। सर, कहा जा सकता है कि रामलला मकर संक्रांति में 2024 तक के? हाँ, बिल्कुल 2024 के जनवरी के अंदर जो भी शुभ मुहूर्त होगा, मकर संक्रांति के बाद में जो शुभ मुहूर्त होगा, उस दिन जो रामलला अपने स्थान से विराजमान होगा। क्या है कि हमारा जो टारगेट है वो अक्टूबर तक का है। अक्टूबर तक हम काम पूरा कर लेंगे, लेकिन फिर भी ग्रेस लगा के दिसंबर तक जो है कार्य पूरा हो जाएगा और जनवरी में जो है रामलला की स्थापना हो जाएगी। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक भगवान श्री राम की यह प्रतिमा 5 से 7 साल के बालक स्वरूप की होगी, जिसको आकार देने में 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। खास बात यह है कि मूर्ति निर्माण में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के मस्तक पर सूर्य की आने वाली किरण से तिलक हो। इसी को लेकर विशेषज्ञों के सुझाव पर अमल शुरू कर दिया गया है। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेपाल से जो शालिग्राम शिला को लाने की तैयारी चल रही है, वो किस रूट से अयोध्या पहुंचेगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां देखिए शिल्पी सेन की इस रिपोर्ट में। शालिग्राम शिला नेपाल की गंडकी नदी में मिली है। नेपाल में जनकपुर में मां जानकी का घर है, इसलिए उस शिला को लाने से पहले वहां की परंपराओं का भी पालन किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य और अन्य साधु संत
जो शिला को लाने के लिए जाएंगे उनका आतिथ्य सत्कार किया जाएगा और इसके साथ ही शिला का पूजन और अन्य अनुष्ठान भी होंगे। उसके बाद शालिग्राम शिला को भारत नेपाल के बॉर्डर पर लाया जाएगा। उसके बाद ये शिला मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से यात्रा शुरू होगी रामनगरी अयोध्या के लिए। और अब आपको देशभक्ति के जज्बे की एक अनूठी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, जहां चकवाली गांव के प्रधान की पहल पर भारत के नक्शे जैसा एक तालाब बनाया गया है। इस तालाब को बनाने में पूरा गांव जिसने सहयोग दिया है। गांव वालों का कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देश को उनकी सलामी है ये तालाब और इस विशेष तालाब को देखने के लिए गांव से लोग जुट रहे हैं। ये महज तस्वीर नहीं है, हिंदुस्तान के नक्शे की शक्ल में न्यू इंडिया की सोच है। तस्वीर दिल्ली से करीब 140 किलोमीटर दूर सहारनपुर के चकवाली गांव की है। गांव के लोगों ने अपने देशभक्ति के जज्बे को बयां करने का ये अनूठा तरीका सोचा और भारत के नक्शे के रूप में इस तालाब को ढाल दिया। पानी में कैल्शियम की मात्रा बढ़े और बहुत सारी चीजों से हम इससे लाभप्रद एक सरोवर, भारत सरोवर का नाम देंगे और इसको हम नेताजी सुभाष चंद्र जी को समर्पित करते हुए उनका नाम देंगे। और यहाँ आसपास ऐसे पत्थर लगाए जाएंगे जिन पे जितने भी हमारे देश के सेनानी हुए हैं, शहीद हुए हैं, उन सब के नाम लिखा जाएंगे। नकुल ने जैसे ही इंडिया के मैप वाले तालाब का विचार गांव वालों से साझा किया, उत्साह के साथ पूरे गांव ने इस पर काम शुरू कर दिया, लेकिन दुश्वारियां तमाम थी। यहाँ लोग आने से भी डरते थे और इसको प्रधान जी की मदद से और सब जो अफसरान हैं यहाँ के, उनकी मदद से समतल करा गया और इसका तालाब तैयार करके इसमें भारत का नक्शा तैयार करा गया। खास बात यह है कि इस तालाब की लंबाई चौड़ाई भी नक्शे के अनुसार देश की लंबाई चौड़ाई के मुताबिक बनाई गई है। उत्तर से दक्षिण तक देश की अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसी के आधार पर तालाब की लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 29 मीटर रखी गई है। अब इन गांव वालों को बारिश का इंतजार है। इन्हें उम्मीद है कि तब इनका ये तालाब पूरे गांव के लिए सेल्फी पॉइंट बन जाएगा और पूरे देश में इनके गांव को अनूठी पहचान मिलेगी। ये तालाब अद्भुत है, अलौकिक है। तिरंगे के मान सम्मान को ये और भी ऊंचाई पर लेकर जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये छोटा सा पोखर ये संदेश भी देता है कि हमें प्रकृति से भी जुड़ना होगा, अपने देश को और स्वच्छ और साफ बनाना होगा ताकि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे सुंदर दिखे और ये नारा और भी बुलंद हो सके कि भारत माता की। कैमरामैन संजय के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, सहारनपुर। बात करते हैं मेड इन इंडिया OS यानी कि भारत के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब तक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब भी बात होती है तो गूगल के एंड्रॉयड या फिर एप्पल के iOS के नाम ही सामने आते हैं, लेकिन अब इसी कड़ी में भारत का नाम जुड़ गया है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OS तैयार कर लिया है और इसकी टेस्टिंग खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव ने की। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉल के जरिए इस सिस्टम की टेस्टिंग की है और इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने OS की टीम को कुछ सुझाव दिए। It is very clear the system seems to be working very nicely, and this is a great initiative from a security point of view that our team. I'm also from IIT Madras basically, so I'm very proud of what my institute is doing in these areas. My friend Kavakoti and our colleagues there. This is Ashwini Vaishnav. Now we have to work on the further development, especially the app ecosystem and the chipset that also has to become the Atmanirbhar. खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।